नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। सभी जगहों पर मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा हो रही है। सरकार चुनी ही इसलिए जाती है कि वह काम करे, और जब काम करेगी तो उपलब्धियां सामने आएंगी ही। मुझे लगता है कि अन्य सरकारों ने भी काम किया ही है और उनके हिस्से भी अनेक उपलब्धियां आई हैं। फिर अंतर क्या है मोदी सरकार और अन्य सरकारों में? इस अंतर की समीक्षा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, देश के अंदर, विशेषकर जनता के अंदर कोई बदलाव आया? लोगों की सोच और विचार की दशा या दिशा में क्या परिवर्तन हुए, इस पर आज हम बात करेंगे, न कि उपलब्धियों पर। यहाँ पर मनमोहन सिंह और मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल के अंतर को हम समझेंगे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल की महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां थीं वो थी शिक्षा का अधिकार कानून, आधार कार्ड, महिलाओं के लिए विशेष कानून, महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण, मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार, सूचना का अधिकार आदि आदि। मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखिए तो जनधन योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान सम्मान निधि, बीमा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, जीएसटी, सीए, इस तरह की अनेक योजना। निसंदेह मनमोहन सरकार की गति थोड़ी धीमी रही, इसलिए उपलब्धियां थोड़ी कम हैं। मोदी सरकार की स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए उनकी उपलब्धियां थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इतने भर से यह नहीं कहा जा सकता कि मनमोहन सिंह की सरकार बेकार थी और मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है। इसलिए हम यहाँ भौतिकवादी या मटेरियलिस्टिक उपलब्धियों की चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बदलाव के अंतर को समझने का प्रयास करें। इसमें जो सबसे पहला बिंदु है वो है व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी। दरअसल पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है बाहरी आवरण या मुखौटा। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाहरी आवरण और भीतरी गुणों दोनों को मिलाकर होता है। व्यक्ति के आचार, व्यवहार, क्रियाएं और गतिविधियों में उसका व्यक्तित्व झलकता है। अगर देखें तो यहाँ मनमोहन सिंह जी मात खा गए। उनमें भीतरी गुण तो बहुत उच्च प्रकार के थे, लेकिन बाह्य गुण, उनका बाहरी व्यक्तित्व, खड़े होना, चलना, उठना, बैठना, बात करना, हाव भाव, यह सब कहीं से प्रभावित करने वाले नहीं थे। जबकि नरेंद्र मोदी अपने कपड़ों से लेकर अपने चलने फिरने, अपने उठने बैठने, एक्शन, रिएक्शन, हंसी मजाक, बालों और दाढ़ी की स्टाइल, सब में सुपरसीड कर गए। आधी बांह का कुर्ता हो या 15 अगस्त को पगड़ी, कुर्ते पर रंग बिरंगे शॉल या चश्मा और घड़ी, सब कुछ उन्हें जो है वो फैशन आइकॉन बना देता है। 70-72 की उम्र में अपने फैशन व रख रखाव से दुनिया को चकित करने वाले नरेंद्र मोदी पहले इंसान हैं। देश में तो कम, लेकिन विदेशों में उनका फैशन एक चर्चा का विषय है। उनकी स्टाइल, उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाते हैं और जनता ऐसे स्टाइलिश पीएम को बेहद पसंद कर रही है। दूसरा बिंदु है संचार, यानी कम्युनिकेशन। सार्वजनिक जीवन में संवाद बहुत बड़ी कला है, जिससे जनमानस का विश्वास भी अर्जित किया जाता है और उसके दिल में जगह भी बनाई जाती है। दुखद यह है कि इस कला में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी का कोई नाता नहीं था। उनकी बातें, उनकी सोच कभी जनता तक पहुंच ही नहीं पाई। एक तो
भाषा का व्यवधान, वो अंग्रेजी में ही ज़्यादा बोलते थे, वह भी रुक रुक कर। बोलते क्या थे, लिखा हुआ भाषण पढ़ते थे जिसमें भारी भरकम राजनीतिक शब्दों का अंबार हुआ करता था। वैसे भी उन्हें मौन मनमोहन या गूंगा प्रधानमंत्री के नाम से लोगों ने इसलिए मशहूर कर दिया था क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे। ये एक बड़ा कारण था। संचार के तौर तरीके का समुचित उपयोग न करने के कारण कांग्रेस ने कुछ किया भी तो वो जनता तक पहुंच नहीं पाया। इसके ठीक उलट मोदी जी आज जिस शिखर पर पहुंचे हैं, वहां पहुंचने में उनके संवाद शैली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लंबे समय या यूं कहिए कि पहली बार देश को ऐसा नेता मिला जिसके संबोधन की लोग प्रतीक्षा करते हैं। जब मोदी जी बोलते हैं तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कान उनके वक्तव्य पर टिके होते हैं। उन्होंने मन की बात कहकर रेडियो को फिर से जिंदा कर दिया। विदेशों में प्रवासी भारतीयों की भीड़ उमड़ने लगी उन्हें सुनने के लिए, जो कि पहले कभी नहीं होता था। हिंदी भाषा को उन्होंने नया जीवन दिया। आज कमोबेश सभी नेता हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं के बराबर था। बहुत कम आप कभी सुनते होंगे। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक, उद्यमियों से लेकर कलाकारों तक, किससे कैसे और क्या बात करनी चाहिए, यह कला मोदी जी को बखूबी आती है। सबसे बड़ी बात ये कि वो कागज़ पढ़कर नहीं बोलते, जो कि 60-65 सालों से हमारी आंखें देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी। अटल जी की तरह वाक्पटुता और हाजिर जवाबी में भी नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। विरोधियों के आरोप व अपमानित अमर्यादित शब्दों को भी वह अपना तीर बना लेते हैं और फिर उन्हीं पर वो तीर छोड़ भी देते हैं। उनके शब्दों में इतना जादू, इतना विश्वास है कि जनता उमड़ पड़ती है। चाहे स्वच्छता अभियान के लिए बाहर निकलना हो, चाहे घड़ियाल बजाना हो और चाहे कोरोना कर्मियों के लिए दीप जलाना हो, पूरे देश में उनके आह्वान की लहर दौड़ पड़ती है। यह मादा अभी तक किसी प्रधानमंत्री में नहीं पाया गया। यह तो सच है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, नरेंद्र मोदी ऐप, इन सब का सही और समुचित उपयोग करके अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने में वो सफल होने वाले पहले पीएम हैं। आज भी उनके हिस्से का आधा से ज़्यादा प्रचार तो जनता करती है। ज़्यादातर लोग तो 2014 के बाद ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए या उससे जुड़े, केवल मोदी जी के कारण। सभी संचार माध्यमों का उन्होंने समुचित उपयोग किया और उसका प्रभाव भी दिखा। तीसरा बिंदु है अनुशासन। मनमोहन सिंह की सरकार में अनुशासन का जबरदस्त अभाव था, क्योंकि निर्णय पीएम के हाथ में नहीं रहता था, वरन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों में रहता था। राहुल गांधी का अलग ही अपना राग था। इधर पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी ये पीएम की तो सुनते नहीं थे और इनकी आपसी तकरार ही पार्टी को अंदर से हिला रही थी। इनमें लगातार खटपट चलती रहती थी। वो एक समस्या थी। बदजुबानी और भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं थी। कॉमनवेल्थ, 2G स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसाइटी, एस बैंड स्पेक्ट्रम घोटाला, बहुत लंबी सूची है। जितनी उपलब्धियां उतने घोटाले, ऐसे समझ लीजिए। मनमोहन सिंह की पार्टी में पकड़ भी बहुत कमज़ोर थी, जबकि मोदी सरकार के अब तक किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। साथ ही सरकार ने जो लाल फीताशाही थी उस पर भी काफ़ी हद तक लगाम लगाई है। मंत्रीगण अनुशासित हैं, ज़्यादा हो हल्ला और झूठे वादों की जगह अपने काम पर फोकस करते हैं, मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट होने की कोशिश नहीं करते हैं, आपसी विवाद भी दिखाई नहीं देते हैं, ज़ुबान पर भी नियंत्रण रखते हैं। कभी कोई फिसल गया तो
उसको कड़ी फटकार भी मिलती है। पार्टी के अंदर मोदी जी की पकड़ जबरदस्त है, जिस कारण पार्टी में अनुशासन कायम है। चौथा पॉइंट है सनातन धर्म की भावना। भारत 80% हिंदुओं की जनसंख्या वाला देश है, लेकिन विगत 60-65 सालों में शायद ही किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने मंदिर मंदिर जाकर हवन, पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान किए हों। मनमोहन सिंह की यानी सोनिया गांधी की सरकार में इसकी उम्मीद भी नहीं थी। आप उम्मीद कर भी नहीं सकते थे। केदारनाथ हादसा, नासिक, महाराष्ट्र, नैना देवी, राजस्थान, पटना, ऐसे अनेक हादसों में सरकार की उदासीनता और क्षतिपूर्ति या रेस्क्यू के लिए प्रॉपर प्रयास न करना, लापरवाही करना, ये देश की जनता ने खूब अच्छी तरह देखा है। हिंदू विरोधी कानूनों की भरमार, हिंदुओं के दमन की नीति, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए संविधान और कोर्ट से ऊपर उठ जाना कांग्रेस की विशेषता रही है। ऐसे में जब कोई पीएम भगवा अंगोछा ओढ़े, त्रिपुंड लगाए, गले में रुद्राक्ष डाले, काशी से केदारनाथ तक साल में 3-4 बार भोलेनाथ का जलाभिषेक करे, तो जनता उसे अपना ही लेती है। भारत माता की जय के साथ भाषण शुरू करे और ख़त्म करे, विदेशियों को गीता उपहार में दे, गोल टोपी पहनने और इफ्तार दावत के रिवाजों को बदलकर नवरात्र और रक्षाबंधन पर जलसा करने लगे, तो लोग उसे दिल में बसा ही लेते हैं। वह नेपाल जाए या भूटान, दुबई जाए या जापान, मंदिरों में दर्शन करने ज़रूर जाए, हर देश में धर्म पताका फहराए, तो जनता उसे सिर माथे पर बिठा ही लेती है, क्योंकि सीना ठोक कर खुद को हिंदू कहने वाला अटल जी के बाद यह दूसरा प्रधानमंत्री है। जनता की बातों को सुनने और उसके अनुसार अपने तरीकों में बदलाव लाने वाला भी यह पहला ही पीएम है। संसद की सीढ़ियों और मंदिरों के चौखट पर दंडवत प्रणाम करने वाला भी यह पहला ही पीएम है। यह सभी हमारे सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा है, जो किसी पीएम के व्यवहार में कभी परिलक्षित नहीं हुई थी। इन गतिविधियों ने, इस व्यवहार ने सोए हुए 100 करोड़ हिंदुओं को कुछ हद तक जगा दिया। हिंदू एकजुट होने लगे, अपने मान सम्मान, अधिकार, कर्तव्य की बातें करने लगे, सुनने लगे और सरकार से अपने अधिकार मांगने लगे। हर तरफ मीडिया, सोशल मीडिया पर हिंदुत्व की एक चर्चा का विषय बन गया। यह जागरूकता नरेंद्र मोदी की ही देन है। समाज को एक सूत्र में बांधना उन्हें बखूबी आता है। अंतिम बिंदु है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम यानी विदेश नीति। वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र था वो अब तक उपनिषदों तक ही सीमित था। पिछले 65 सालों में भारत का कद कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सका कि वो वसुधैव कुटुंबकम की सोच को सत्यापित कर सके। मनमोहन सिंह सरकार ने पड़ोसी देशों को आश्वासन तो दिया, लेकिन उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित न कर सके। चीन से सीमा वार्ता, परवेज मुशर्रफ से कश्मीर पर वार्ता, श्रीलंका से संबंध अच्छे न होने के कारण ही हिंद महासागर में महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर से चूक जाना, आसियान क्षेत्र के संबंध में कुछ न कर पाना, ये सब इसके उदाहरण हैं। बाकी अमेरिका, जापान, रूस, इजराइल, यूएई, फ्रांस, जर्मनी आदि से भी कुछ विशेष हासिल न हो सका, सिवाय एक असैन्य परमाणु सहयोग के। मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में सभी पड़ोसी देशों के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया और ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम था। हर देश की उन्होंने यात्रा की और संबंधों को नया आयाम दिया। अब तक लगभग 63 देशों की यात्रा नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इसके परिणामों की सूची तो बहुत लंबी है,
बहुत लंबी चौड़ी है कि इन यात्राओं से क्या फ़ायदा हुआ देश को, लेकिन मुख्य फ़र्क यह है कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो 330 अरब डॉलर था वह बढ़कर 630 अरब डॉलर हो गया। 2014 में जहां प्रवासी भारतीय देश में 66 बिलियन डॉलर भेजते थे, कोरोना के बावजूद 2020 में उन्होंने 90 बिलियन डॉलर देश में भेजे। कोरोना काल में 24 देशों को भारत ने स्वनिर्मित टीके निर्यात किए, जो कि एक बहुत बड़ा काम था। अब तक 9 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, जिसमें यूएई, अफगानिस्तान और सऊदी अरब भी हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज तक किसी पीएम को नहीं मिली और आगे भी शायद किसी के लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होगा। सबसे बड़ी बात है कि 8 सालों बाद भी जनता उन्हें अभी से अपने अगले प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। मतलब उनका चार्म कहीं से भी कम नहीं हुआ है। यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये रहा मनमोहन सिंह जी और मोदी जी के बीच का अंतर। उम्मीद है आपको ये नए ढंग का विश्लेषण पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे शेयर करें। हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ें। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।